Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. आज हम क्लास 10th न्यू केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस हमारे चैप्टर का नाम है और हमारा टॉपिक आज का जो है बेटा हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स है। हीटिंग और कूलिंग कर्व्स, इस टॉपिक को हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आइए इसको डिफाइन करेंगे हम। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व से क्या मुराद है? अंडरस्टैंडिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स की जो इंटरकन्वर्जन है, एक दूसरे में जो तब्दील होना है, उसको समझने के लिए जो हम ग्राफ बना रहे हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हीट एंड कूलिंग कर्व्स। इसमें देखिए ये जो ग्राफ बनाया जाता है किसके दरमियान है? बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है कि ये ग्राफ, यहाँ देखें आप, ये टेम्परेचर है और यहाँ इंटरनल एनर्जी है। एक्स एक्सिस पर आपका इंटरनल एनर्जी है और आपके वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। अब इन दोनों के दरमियान, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान ये ग्राफ जो है सेट करना, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक हम इंटरनल एनर्जी का डिसीजन लेंगे। और इंटरनल एनर्जी आपको सबका जो टॉपिक्स हैं उनमें आप पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के जो किसी भी सब्सटेंस या उनके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, हम उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स करती है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए हमने ग्राफ दो चीजों के दरमियान ये ड्रॉ किया है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। बेटा हमने इसको डिफाइन किया कि अंडरस्टैंडिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कि हमने समझना है इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स को कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे तब्दील होगा, लिक्विड फिर फ्रीजिंग पॉइंट से होता हुआ आगे गैस में कैसे तब्दील होगा, फिर वेपर्स कैसे बनेंगे, ये सारी इसको हम फिजिकल इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स बोल रहे हैं। अब किस किस के दरमियान? बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान ये ग्राफ है और इस ग्राफ को हम बोलते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। इस ग्राफ को समझने के लिए बेटा मैंने थोड़े से हिंट दिए हैं कि अगर आपको इस तरह से उठान की सूरत में लाइन नजर आती है तो ये क्या है? इस वक्त आपको ये जाहिर करेगी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको हॉरिजेंटली यू लाइन जाहिर ये दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आइए जरा एक नजर देख लें, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ देखें तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये कर्व दो चीजों को जाहिर करता है। आपने टॉपिक में देखा हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। पहले हम हीटिंग कर्व को डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा A to B। अब यहाँ पर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड चीज, समझ लीजिए हमारे पास बर्फ ही है। बर्फ सॉलिड सूरत में हमारे पास मौजूद है। जब ये A पॉइंट पर मौजूद है तो उस वक्त हमने कोई तब्दीली टेम्परेचर की नहीं की। A पॉइंट से आगे जब हम बढ़ रहे हैं, B पॉइंट की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बेटा कि हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया है, मैंने समझाने के लिए दो दो पॉइंट को अलग अलग करके समझाया है बेटा। यहाँ ए बी की बात की, सबसे पहले ए बी वाला पॉइंट कौन सा है? ये ए है, ये हमारा बी है। अगर इस पॉइंट को देखें तो बेटा क्या है यहाँ पर कि जब ए से हमने हीट देना स्टार्ट की सॉलिड को
तो उस वक्त कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन जब जो ही टेम्परेचर बढ़ता गया तो हमारा बी पॉइंट जब हम पहुंचे बी पॉइंट तक, तो उस वक्त हमारे पास जो सॉलिड था उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे सामने आ गया कि उसने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सॉलिड को हीट किया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, सॉलिड ने क्या किया, स्टार्ट्स मेल्टिंग, सॉलिड ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हमने कहा कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट किस चीज को जाहिर कर रहा है, इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को बेटा जाहिर कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बी और सी की बात करते हैं। ये देखें ग्रीन लाइन से बना के दिखाया गया है बी और सी पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट को देखें, बी को तो हमने मेल्टिंग पॉइंट कहा था, लेकिन आपने कहा जी अब बी से सी तक सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। हालांकि हीट तो आप दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। इसकी क्या रीजन हो सकती है बेटा? बी और सी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर इस वक्त कांस्टेंट है, नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है कि जब ये लाइन होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहां आप ये देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर जो हीट दी जा रही है वो किधर गई? आप कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट भी आप दिए जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये रीजन, इसका आंसर ये है कि जो प्रोवाइडेड हीट है, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यूटिलाइज्ड, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? ये जो हमारे पास सॉलिड था इसको मेल्ट करने के लिए, ऑल द सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी बी से सी तक जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट होने की रीजन ये है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, वो हीट क्या कर रही है, वो इस्तेमाल की जा रही है इस सॉलिड को सी तक जब पहुंचते हुए लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब ये वाली हीट जो जहां टेम्परेचर कांस्टेंट शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोवाइडेड हीट है वो इस्तेमाल की जा रही है टू मेल्ट ऑल द सॉलिड इनटू लिक्विड, सारे के सारे सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए ये हीट इस्तेमाल हो रही है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सी और डी पॉइंट है। देखिए यहां पर बेटा सी और डी, यहां देखें सी पॉइंट पर आपको एक चीज नजर आ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा सॉलिड जो हमारे पास था, जो हमारे पास सॉलिड था वो लिक्विड में तब्दील हो रहा है, और लिक्विड में मुकम्मल तौर पर तब्दील कब होगा, जब तक वो सी पॉइंट तक पहुंचेगा। अब सॉलिड को समझ लीजिए लिक्विड में तो तब्दील हुआ, लेकिन ये वाला पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि अभी वो कूल है, अभी वो कूलिंग कंडीशन में है, क्योंकि बर्फ है। आपने उसको मेल्ट तो कर लिया लेकिन बॉयल तो नहीं किया ना, मेल्ट किया, तो ये यहाँ सी पर फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा। सी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हम सी से डी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जो ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एक ऐसा पॉइंट आया, पार्टिकुलर पॉइंट, जिसमें क्या हुआ बेटा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर्स प्रेशर है लिक्विड का वो इक्वल हो गए। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारा जो वेपर प्रेशर है इक्वल होते हैं तो उस वक्त के पॉइंट को हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो बबल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड की, उसके जो प्रेशर होता है वेपर्स का वो इतना ज्यादा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो बढ़ जाता है। होता यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से प्रेशर लगा रहा होता है और वेपर प्रेशर नीचे से बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा रहा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट उस वक्त आता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। और ये पॉइंट कब आता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। यहाँ ये देखें मैंने इसको बता दिया कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमें शो होगा। ये वाला पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, सी पे फ्रीजिंग पॉइंट, डी पे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे,
इस पॉइंट को सी और डी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग अगेन। ये देखिए ए से बी तक पहले बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन अब यहां हम देख रहे हैं फिर यहां बी से सी तक कांस्टेंट रहा टेम्परेचर, फिर सी से डी की तरफ जाते हुए टेम्परेचर ने दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया, राइजिंग अगेन। अब टेम्परेचर जब दोबारा बढ़ रहा है बेटा, यानी सी से डी की तरफ जाते हुए, तो टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग अगेन। एट डी पॉइंट लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब डी पॉइंट तक हम पहुंचे, टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर की हद ऐसी आई जिस पे क्या हुआ कि लिक्विड ने क्या किया, स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसने बॉयल करना शुरू कर दिया। और इस पॉइंट को हमने बेटा क्या कहा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चौथा पॉइंट, अब डी से ई की तरफ जा रहे हैं। डी वाला हमारे पास हमें पता है पड़ा कौन सा है जी, बॉइलिंग पॉइंट है। डी हमारे पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, फेज चेंज हो रही है, यानी हमारे पास जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट सारी की सारी कहां सर्व होगी, प्रोवाइडेड हीट यूटिलाइज टू कन्वर्ट द होल लिक्विड इनटू गैस। ये सारे की सारी जो हीट यहां मिल रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा, वो हीट कहां सर्व हो रही है, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को गैस में बदलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब हम ई पॉइंट तक पहुंच गए। टेम्परेचर कांस्टेंट है कब तक, अंटिल प्रोवाइडेड हीट यूटिलाइज, उस वक्त तक के जो प्रोवाइडेड हीट है वो सारे के सारे बेटा होल लिक्विड, तमाम लिक्विड को कन्वर्ट ना कर ले गैस के अंदर। यहां तक समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ई और एफ की बात करते हैं। ये ई है और ये हमारे पास एफ है बेटा। अब टेम्परेचर राइजिंग अगेन, आप देखें जो एफ पॉइंट है आपको शायद वहां नजर आ रहा होगा, वहां पर वेपर्स बन रहे हैं, वेपर प्रेशर्स, वहां पर वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने वीपी से जाहिर कर दिया, बस इसको वेपर्स ही आपने माइंड में रखना है। अच्छा, टेम्परेचर राइजिंग, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आफ्टर द पॉइंट ई के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगा था, तो हमने यही कहा कि ई के बाद जब टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो टोटल लिक्विड इनटू वेपर्स। अब ये जो लिक्विड था ड्रॉपलेट्स की सूरत में टोटल गैस में अभी तक तब्दील नहीं हुआ, तो कुछ जो हमारे पास बाकी लिक्विड की सूरत थी वो वेपर्स में चली गई। तो हमारे पास ये पॉइंट आया कि E to F क्या होगा, आफ्टर द पॉइंट E टोटल लिक्विड इनटू वेपर्स। अब सारे का सारा लिक्विड, पहले लिक्विड गैस में तब्दील हुआ, अब जो बचा हुआ था ये जो हमारे पास E पॉइंट के बाद की सूरत हाल आई, वो E से F तक सारे का सारा लिक्विड बेटा वेपर्स में तब्दील हो गया। लीजिए हमने E to F भी इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। अब ये देखें यहां पर हमने ए से हम चले, बी सी डी ई एफ तक पहुंचे। अब ये जो ए से लेकर एफ तक स्टेप बाय स्टेप हमने मूव किया, इसमें दो हालतें आपने देखी कि हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी हम सारी बातें हीट के बारे में ही किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो ए से लेकर एफ तक हमारा कर्व है बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको कहते हैं दैट इज हीटिंग कर्व। ये है हमारे पास हीटिंग कर्व। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर टेम्परेचर हमारा जो है ग्राफ के अंदर नहीं बढ़ा, वो कौन कौन से हैं, यानी समझ लें वो इंक्रीज नहीं हुआ हमारा टेम्परेचर। तो वो पॉइंट्स हमारे पास ए लाइन है, ए लाइन शुरू में, ए लाइन के स्टार्ट में टेम्परेचर अभी मतलब बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ा नहीं था। तो इसके बाद डी की बात करते हैं, डी और ई जो है
यहाँ पर आपने खुद देखा कि टेम्परेचर बेटा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ये हमारा हीटिंग कर्व कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक का एक पोर्शन बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। A to F कर्व हमारा कंप्लीट हुआ, जिसको आपने क्या कहा, हीटिंग कर्व। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं F to A, इसको हम कहते हैं दैट इज कूलिंग कर्व। अब इस कूलिंग कर्व में क्या है, आप देख रहे हैं, हम वापस आएंगे। अब हम F से A की तरफ वापस आने लगे हैं, तो देखते हैं क्या होता है कूलिंग कर्व में। सबसे पहला पॉइंट बेटा, जब हम F to E की तरफ मूव कर रहे हैं तो चेंजेस हमारे पास क्या हो रही हैं, फेज चेंजेस ये हो रही हैं, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, टेम्परेचर हमारे पास कम हो रहा है। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये फिर हमारा जो वेपर्स के इंटरमॉलिक्यूलर, उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं, जो फासले हैं पार्टिकल्स के दरमियान, वो कम होना शुरू हो जाएंगे और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। और करीब आने पर आपको पता है गैसेस के पार्टिकल्स जब करीब आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो लिक्विड में तब्दील होते हैं। तो अब ये वेपर्स किस में तब्दील हो रहे हैं, लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। और इस लिक्विड में तब्दील होने को मेरे बेटे हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन। लिक्विफेक्शन या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट है F2E। और प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, कंडेंसेशन भी कहते हैं इसको, लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं बेटा। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। हम E से D की तरफ मूव करते हैं। ये E है और ये D है। आप देखें लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या मुराद है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब तक है, Until all vapors become liquid। ये सारे के सारे वेपर्स जो हैं लिक्विड में तब्दील जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक ये हमारा E से D तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये भी एक रीजन वाला क्वेश्चन होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। अच्छा, टेम्परेचर मतलब क्यों कांस्टेंट रहता है E से D की तरफ जाते हुए, रीजन ये है कि हमारे सारे के सारे वेपर्स लिक्विड में जब तक तब्दील नहीं होंगे, वो जो प्रोवाइडेड हीट है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है कि सारे वेपर्स को वो लिक्विड में तब्दील कर रही है बेटा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तमाम वेपर्स जो है वो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो गई है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, D से C की तरफ। D तक हम पहुंच गए, D से C की तरफ। अब यहां पर टेम्परेचर डिक्रीजेस, देखें ना, हम वापस आ रहे हैं D से C की तरफ। ये देखिए नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना, वापस हम ग्राफ लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, लिक्विड फ्रीजिंग स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इनटू सॉलिड। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो लिक्विड बना था, वेपर से लिक्विड बन गया। अब वही लिक्विड जब टेम्परेचर हम मजीद उसका कम करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स मजीद क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। जब वो क्लोज होना शुरू होंगे तो क्या होगा कि हमारा लिक्विड जो है वो कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, वो सॉलिड में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि फेज चेंज कौन सी है। यहां पर एक बात नोट कर ले बेटा, यहां लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर्स से लेकर जब तक लिक्विड बने, वेपर से लेकर जब तक लिक्विड बने, कंडेंसेशन जब तक कंप्लीट हुई, ये सारे के सारे प्रोसेस में जो टेम्परेचर रहेगा वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट वाला ही टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर रहेगा यहां तक, यहां F से D तक, जब तक के वेपर्स लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। तो उस वक्त तक जो टेम्परेचर होगा बेटा वो किसके बराबर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर रहेगा। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब D से C की तरफ हमने इसको डिस्कस कर लिया।
यहां पर टेम्परेचर हमने कहा डी से सी की तरफ आते हुए फिर मेल्टिंग पॉइंट आता है बाद में। यहां पर टेम्परेचर डी से लेकर जब हम बी तक पहुंचेंगे तो इस फेज का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर रहेगा। बी और ए की बात करें, सॉरी सी और बी की बात करते हैं। सी तक पहुंचे थे, अब हम बी तक आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इस वक्त क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये सीधी लाइन आप देख रही हैं। टेम्परेचर क्या है बेटा, इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। कब तक, जब सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ये देख रहे हैं सारे का सारा लिक्विड जो है वो सी फ्रीजिंग पॉइंट से होता हुआ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो C to B, वो ये है कि until all लिक्विड, सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। अब हम B to A की तरफ चलते हैं। ये B है और ये हमारा A है। इसी तरह हम वापस आ रहे हैं ग्राफ में, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हुआ, फर्दर डिक्रीज, मजीद डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। तो क्या हुआ, ये जो फ्रीज्ड लिक्विड था वो सॉलिड में तब्दील होता हुआ मजीद सॉलिड में चला जाएगा। तो ये हमारा जो कर्व कंप्लीट हुआ F से लेकर A तक, F से A तक स्टेप बाय स्टेप ये सारा जो हमारा वो फेज चेंजेस का प्रोसेस है बेटा। ग्राफ जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कूलिंग कर्व। अब देखिए आपने, हीटिंग और कूलिंग कर्व एक दूसरे के अपोजिट हैं। हीटिंग वाले में टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, कूलिंग वाले में आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। जिसमें वेपर्स किसमें, लिक्विड में, लिक्विड किसमें, फिर सॉलिड में, सॉलिड मजीद सॉलिड में तब्दील होता जा रहा है। ये सारी की सारी चेंजेस हैं। और जब B से A की तरफ हम बढ़ेंगे तो मजीद सॉलिड उसके पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे और सॉलिड मजबूत सा बनेगा, तो यानी बर्फ बन जाएगी, यूं समझ लीजिए। अब इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास पानी है H2O, आपकी बुक में लिखी गई है बेटा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप सिर्फ यही लिख के भी अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मजीद डिटेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उसी तरह लिखेंगे जैसे ये हीटिंग कर्व है, फिर इसी तरह पानी का कूलिंग कर्व लिखेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको बेटा समझ नहीं आता, तो आप क्वेश्चन करके जरूर पूछ सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है तो आप मजीद हमारी हौसला अफजाई के लिए बताएंगे कि आपको कितनी हद तक समझ आया, हमें मजीद वीडियोस पे काम करना चाहिए या नहीं। हम मजीद आपके लिए इससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलामत रहें, खुश रहें, अपने दोस्तों को हमारे लेक्चर्स शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।